नमस्कार। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है और चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पिछले किसी भी चुनाव से ज्यादा सहज स्थिति में है और चुनाव जीतने की सबसे आसान स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का अब तक जो सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ होता रहा था, इस बार मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। याद करें 2012 के चुनाव को। 2012 में केशुभाई पटेल ने एक अलग पार्टी बना ली थी, गुजरात परिवर्तन पार्टी, और उस पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास किया था। पूरी ताकत से केशुभाई पटेल चुनाव लड़े थे और कोई 4% के करीब उनको वोट आया था। सिर्फ उतने भर से बीजेपी को इतना फायदा हुआ कि उसकी सीटें 115 पहुंच गईं। यही काम 2017 के चुनाव में नहीं हुआ। जब बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ तो बीजेपी 99 सीट पर रुक गई और कांग्रेस 77 सीट पर आ गई। दोनों के बीच हालांकि 7% के वोट का फर्क था। तो जब 4% वोट कोई एक पार्टी तीसरी पार्टी आकर के और सत्ता विरोधी वोट में 4% की हिस्सेदारी करती है तो बीजेपी की सीटें 115 पहुंच जाती हैं। इस समय आम आदमी पार्टी तो उससे बहुत ज्यादा वोट की हिस्सेदारी करती दिख रही है। एक सर्वे के मुताबिक तो आम आदमी पार्टी को 22% तक वोट मिल रहा है। सोचे अगर पिछली बार कांग्रेस को जो 42% वोट आए थे उसमें से अगर सीधे सीधे वर्टिकल स्प्लिट होता है, वोट आधा आधा दोनों में बंट जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी आसान स्थितियां होंगी। तो वोट अब त्रिकोणात्मक चुनाव की वजह से बीजेपी के लिए बहुत आसान स्थिति है। तमाम सर्वे में भी बहुत आसान स्थिति दिख रही है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव है और कई ऐसी चीजें कर रही है जो अब तक पीछे 2-3 चुनाव में उसने नहीं किया था। तो इसका क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी क्यों सांप्रदायिक मुद्दों को ज्यादा हवा दे रही है, या गुजरात की अस्मिता को ज्यादा हवा दे रही है, या गुजराती पहचान और गुजरात के लोगों की बदनामी का मुद्दा बना करके वोट मांग रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोई जमीनी फीडबैक ऐसी मिली है जो आम आदमी को नहीं पता है या जो सर्वे में नहीं दिख रहा है? क्या उसको ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी तमाम प्रयास के बावजूद वोट नहीं काट पा रही है उतना और इस बार भी सीधा मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है? या उसको यह लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो रही है और आम आदमी पार्टी उसके हिंदुत्व के एजेंडे में, हिंदुत्व के वोट में सेंध लगा करके उसको नुकसान पहुंचा रही है और इसलिए हिंदुत्व का वोट, जो हिंदू वोट है, उसके कंसोलिडेशन के लिए बीजेपी ज्यादा मेहनत कर रही है? कुछ ना कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी कुछ दिख रही है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आफ्ताब और श्रद्धा का मुद्दा चुनाव में उठाते। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत डिटेल, ग्राफिक्स डिटेल जिसको बोलते हैं, उस ग्राफिक्स डिटेल में उस कांड के बारे में समझाया कि कैसे आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला दबा करके उसकी हत्या की, फिर उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काटा, फ्रिज में प्रिजर्व किया और धीरे धीरे करके जंगल में उन टुकड़ों को फेंका ले जा करके। पूरे ग्राफिक्स डिटेल में उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को नहीं चुना तो हर शहर में आफ्ताब पैदा होगा। उन्होंने विधानसभा के साथ साथ 2024 के लोकसभा के लिए भी वोट मांग लिए। तो ये क्यों आफ्ताब का डर दिखाने की जरूरत बीजेपी को गुजरात में क्यों पड़ रही है? गुजरात में 10% के करीब मुस्लिम आबादी है और बीजेपी उस वोट की कोई परवाह नहीं करती है। पिछले कई चुनावों से बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है और इस बार भी नहीं उतारा है। तो उसको अगर उस वोट की चिंता ही नहीं है और 90% हिंदू वोट में से उसको 60% से ज्यादा हमेशा मिलता है, अगर 50% उसको कुल वोट है, इसका मतलब 60% से ज्यादा हिंदू वोट है। तो इस बार क्यों इस तरह की जरूरत हुई आफ्ताब का डर दिखाने की गुजरात में, जो प्रयोगशाला रहा है और जहां सारी चीजें पहले से एक लाइन पर चल रही हैं? इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नरोदा पाटिया का जो नरसंहार हुआ था, जो दंगों के समय जो बड़ी घटना हुई थी, उसके एक दोषी हैं मनोज कुकरानी, उनकी बेटी पायल कुकरानी को भी टिकट दिया है और मनोज कुकरानी अभी जमानत पर बाहर हैं और वो लगातार अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये उस वजह से, उस घटना से, और एक बिल्किस बानो की घटना हुई थी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के बाद एक वहां के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था कि जो तमाम लोग रिहा हुए हैं वो लोग संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं और उनके अच्छे आचरण की वजह से उनको रिहा किया गया है। उनको भी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है, उस विधायक को भी, जिन्होंने बलात्कारियों को संस्कारी बताया था। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से एक मीडिया में भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात आई है कि इस बार 2022 के चुनाव में लोग 2002 के चुनाव जैसा माहौल खोज रहे हैं या उसके सूत्र देख रहे हैं, 2002 के चुनाव की जो गुजरात दंगों के तुरंत बाद हुए थे। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ की धुआंधार सभाएं
गुजरात में हो रही हैं। उन्होंने एक दिन का ब्रेक लिया है, लेकिन वो लगातार सभा कर रहे हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 उनकी सभाएं हो रही हैं और उनकी हर सभा में बुलडोजर लगाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल था। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल है, जहां वो आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं। और मार्च में जो चुनाव हुए थे, फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उसमें उनकी सभाओं में हर जगह बुलडोजर लगाए जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहां तक कि नेता भी बुलडोजर पर सवार होकर सभा की जगह पर पहुंचते थे। तो गुजरात में उस तरह से बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, हर जगह बुलडोजर का मिनिएचर लगाया जा रहा है, उसका कटआउट लगाया जा रहा है। और योगी अपने हिंदुत्व के ब्रांड जो है योगी, वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये एक सांप्रदायिक वो जो दिशा देने की बात है वो भी दिख रही है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कार्ड है वो गुजराती अस्मिता का है, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे थे दिल्ली आने के पहले कि 6 करोड़ गुजरातियों के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो अब जो 6.5-7 करोड़ गुजराती हैं, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनके सम्मान की बात प्रधानमंत्री जोर देकर कह रहे हैं। यह संयोग हुआ कि राहुल गांधी के गुजरात जाने और पहली सभा करने से पहले मेधा पाटकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। मेधा पाटकर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन का चेहरा रही हैं। और जिस दिन वो शामिल हुई यात्रा में, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री की सभा हुई और उन्होंने हर सभा में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि एक महिला जिसने गुजरात को और गुजरातियों को पूरी दुनिया में बदनाम किया, वो कांग्रेस नेता की यात्रा में शामिल हुई है। और कांग्रेस नेता उसके कंधे पर हाथ रख के पैदल चलते रहे। उन्होंने कहा कि जब वो आए कांग्रेस के नेता प्रचार करने, तब आप पूछिएगा कि वो क्यों गुजरात विरोधियों के साथ यात्रा कर रहे थे, या जिसने नर्मदा के पानी को कच्छ तक पहुंचने का विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ के लोगों को उसी सरदार सरोवर परियोजना से पानी मिला है जिसका मेधा पाटकर ने विरोध किया था। तो एक तरफ धर्म की और सांप्रदायिक जो दिशा है चुनाव प्रचार की, वो दिख रही है। दूसरी तरफ गुजरात की अस्मिता का मामला ज्यादा दिख रहा है, कि जिसको प्रधानमंत्री बड़े गर्व से पहले भी कहते रहे हैं और अभी भी वो उस पर जोर दे करके वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं उसको। और ये मेधा पाटकर के नाम से हो रहा है, सरदार सरोवर बांध का जो उन्होंने विरोध किया था उसके नाम पर हो रहा है। तो ये जो एक तरह का हिंदू धर्म के, हिंदू मतदाताओं के, बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं के कंसोलिडेशन का प्रयास है और गुजराती अस्मिता का प्रयास है। और इस पूरे प्रकरण में इन दो मुद्दों की वजह से जो 27 साल की उपलब्धियां हैं, जो 27 साल से बीजेपी वहां है और उस सरकार में है, और उसकी जो उपलब्धियां वो गौण हो रही हैं, उनके ऊपर कम चर्चा हो रही है और इन भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा ज्यादा हो रही है। तो ये तभी होता है जब कोई जमीनी फीडबैक मिली हो ऐसी, जिससे कोई मुश्किल थोड़ी दिख रही हो। तो क्या ऐसा कुछ है गुजरात में, या ये स्वाभाविक तरीका है बीजेपी का चुनाव प्रचार करने का, चुनाव लड़ने का, कि जितने भी संसाधन हैं या जितने भी मुद्दे हैं उन सब का इस्तेमाल करो, चाहे जिस तरह से भी हो चुनाव जीतना है। यह भी संभव है। प्रधानमंत्री जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग किया है बीजेपी ने, अपने नेताओं को जिस तरह से उतारा है गुजरात में, तो यह भी संभव है कि कोई कसर नहीं छोड़नी है। चूंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे मुद्दे आजमाने हैं, सारे तरीके आजमाने हैं, सारे संसाधन झोंकने हैं। एक तरीका तो एक कारण तो ये हो सकता है इन मुद्दों को उठाने का, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई जमीनी फीडबैक पार्टी को वही ऐसी मिल रही हो जिससे ये मुद्दे उठाने की जरूरत पड़ रही हो। इन सब पर आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।